देखो, अगर एक वर्ड में आंसर करूँ टू द पॉइंट तो ये है कि भाई स्मार्ट वर्क बकवास चीज है। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं सीडीएस रैंक 1 सीडीएस 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये रैंक 1 थे आपके आईएनए में। उनसे बात करेंगे सीडीएस एग्जाम के रिगार्डिंग। बहुत सारी बातें पूछी है मैंने और ये कुछ भी नहीं, मतलब जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप कितनी मेहनत करते हो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, मॉक की इंपॉर्टेंस क्या है, फेलियर्स कैसे देखते हैं, इन सारी बातों के बारे में बात करी है। भाई खुद भी बच्चों को गाइड करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, वीडियो के बीच में तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि मैं आपको सीडीएस के लिए फ्री मॉक प्रोवाइड करने वाला हूं। अब वो मॉक मिलेंगे कैसे ये तुम्हें वीडियो के बीच में पता चलेगा, यहां पे नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम बहुत होशियार हो, स्किप कर जाते हो वीडियो को। सो आई रियली वांट कि आप वीडियो को पूरा देखो। एंड एक चीज और, वीडियो की मोनेटाइजेशन ऑफ है, मतलब पूरे वीडियो में आपको कहीं भी ऐड नहीं दिखेगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि भैया प्लीज शेयर कर देना जितने लोगों के साथ कर सको, क्योंकि ये वीडियो आई ओपनिंग है। आपकी वजह से अगर किसी आपके एक फ्रेंड का भी भला होता है सो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी वीडियो को एंजॉय करो, बीच में मिलूंगा मैं कहीं भी आपके लिए सरप्राइज को लेके। ध्यान रखना, बीच में फ्री मॉक्स कहां मिलेंगे सीडीएस के उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो को एंजॉय करो, मिलते हैं बीच में। जय हिंद संदीप भाई, आपके बारे में मैंने अपने व्यूअर्स को बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे डिफेंस में फैमिली के साइड से आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला। इस सेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पता ही है जब हम मेंटर करते हैं बच्चों को तो पढ़ाई के अलावा ही बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे बच्चे पर्सनल चीजें पूछ रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उनको। एक एस्पिरेंट अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करता है। जब डिफेंस एस्पिरेंट की बात हो तो बात ही अलग है, ठीक है। तो मोटिव ये है कि भैया पढ़ाई के अलावा उनको थोड़ा मिसगाइडेंस से कैसे बचाए। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप देखिए सीडीएस के बारे में अगर बात होगी तो आई गेस आप अभी सबसे सुटेबल हो। लेटेस्ट एग्जाम में आपने रैंक 1 हासिल किया है तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे सारी चीजों को। आपको क्या लगता है, पहला क्वेश्चन ये है आपसे, आपको क्या लगता है सीडीएस एग्जाम को क्या स्मार्ट स्टडी से क्लियर किया जा सकता है? आपको लगता है कि भैया स्मार्ट स्टडी करके बिना हार्डवर्क की कोई पेपर को क्लियर कर सकता है? देखो यार, ये तो सीडीएस एग्जाम तो क्या है, बिना हार्डवर्क के तो कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता, मेरा तो ये मानना है। ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक भी है और मैं भी काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि यार मैं ये बात किसी लोगों तक पहुंचाई जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो आजकल मार्केट में जो चीज़ चल रही है वो स्मार्ट वर्क, स्मार्टनेस, बस इसी पे ही बात करते हैं। उससे दिक्कत ये आ रही है कि लोग हार्डवर्क करना भूल गए हैं। उनको ये लगता है कि सिर्फ स्मार्ट वर्क से ही सब कुछ हो जाता है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हार्ड वर्क का छोटा सा एक कंपोनेंट है स्मार्ट वर्क। तो पहले हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे कि हम स्मार्ट वर्क को थोड़ा सोच सके, समझ सके, अपने अंदर इनकलकेट कर सके। अगर हम बिना हार्ड वर्क किए सीधा स्मार्ट वर्क की तरफ जाएंगे तो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और सीडीएस जैसा एग्जाम जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर हम सिर्फ स्मार्ट वर्क करते रहेंगे तो। क्योंकि ना वही है ना कि भाई बचपन से पढ़ते आए हैं ना, ये सबको पता है, सबने सुनी है कि भाई मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो करनी ही पड़ेगी। जैसे कि काफ़ी चीज़ें चलती हैं कि लोग बताते हैं कि भाई हाँ टिप्स देते हैं लास्ट में कि हम ना, अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है तो ऐसे कर दो, ये 5 टॉपिक पढ़ लो, ये 2 टॉपिक पढ़ लो। वो सब चीज़ें आई थिंक ठीक नहीं है। वो एक तरह से जुठलाना हुआ। जिस आदमी ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, तैयारी कर रखी है, उसके लिए हम ये बातें बता सकते हैं कि ठीक है भाई, एंड में आके हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आपने बहुत मेहनत कर ली तो एटलीस्ट आप इन चीज़ों पे फोकस कर लो। लोग उसको कैसे समझते हैं कि नहीं, अगर मैंने सिर्फ ही ये 4 टॉपिक कर दिए तो मेरा भला हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर और काफ़ी प्लानिंग बताते हैं जैसे लोग कि भाई ऑप्शन को हम कट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब मतलब कि ये कैसी बात है? आपको पता है कि ऑप्शन कट करना है तो आपको एटलीस्ट 3 ऑप्शन कट करने पड़ेंगे, तो उन तीनों ऑप्शंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप श्योरली कह पाओगे कि नहीं भाई ये बात गलत है, मैं इसको टिक नहीं करूंगा। उसके लिए अब सोचो, एक तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो जो नॉलेज है क्वेश्चन से रिलेटेड वो होनी चाहिए, बाकी और जो 3 ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सीधी सीधी सिंपल साधारण भाषा में जवाब ये है कि नहीं, स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा।
अल्टीमेटली ये हार्ड वर्क पे आना पड़ेगा। थोड़े साल तक मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस तरफ जाते जाएंगे कि हाँ स्मार्ट वर्क। थोड़े सालों बाद लोगों को समझ में आने लगेगा कि नहीं यार, अल्टीमेटली की तो हार्ड वर्क ही है। बहुत सही बात कही आपने कि जब आपने जब कहा ना कि स्मार्ट स्टडी जो हार्डवर्क का एक पार्ट होता है, बिल्कुल सही बात कही। जब हम भी प्रिपेयर करते थे तो यही होता था कि भाई पूरी बुक खत्म कर लिए तो जाहिर सी बात है दोबारा तो खत्म नहीं करेंगे, तो इंपॉर्टेंट जो मार्क कर रखा है उसको पढ़ लिया। बट अगर किसी को फ्रेशर को मैं ये बोल दूं कि भैया तुम बस यही पढ़ लो, देखो कहीं ना कहीं आप भी मानते हो कुछ चीजें जब हम किसी भी चीज को एक बार पढ़नी होती है फिर दिमाग में बैठा होता है, राइट। स्मार्ट स्टडी में हम उन टॉपिक को ब्रश अप करते हैं जो थोड़े हमें टफ लगे थे, जो इजी वाले वो ऑलरेडी दिमाग में है, राइट। सही बात है। आई होपफुली थोड़ा सा एक जो मिथ है अब ये सीडीएस एग्जाम को लेके स्पेशली स्मार्ट स्टडी का, वो थोड़ा डाउट क्लियर होगा। और काफी अच्छे समझाया कि भैया जो हार्डवर्क होता है, जो स्मार्ट वर्क होता है वो हार्डवर्क का एक पार्ट है। मैं आपसे ये पूछता हूँ अभी ना, जैसे कि शिवानी मैम भी प्लेटफॉर्म पे, उनका ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अक्सर मतलब अपने एग्जाम का वो शेयर करते रहते हैं कि भाई लास्ट मंथ में, अब देखो सीडीएस की बात हो रही है तो 30 दिन की तो कम से कम बात होनी चाहिए, राइट। कम से कम 30 दिन, तो अगर कि लास्ट मंथ में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रेटजी वीडियोस हमारी जो होती हैं तो ये कैसे हेल्प करती हैं बच्चों को, किस वे में हेल्प करती हैं? हाँ, देखो ये काफी जरूरी सवाल था, आई एम ग्लैड कि आपने पूछा कि काफी टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक तो पहले टाइप का जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो एस्पिरेंट है भाई जो बहुत ज्यादा मेहनती आदमी है, जो बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल हार नहीं मानी है, अच्छी खासी तैयारी की है उसने, है ना। दूसरा वो है कि भाई ठीक है मेहनत कर रहा है बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस कि भाई वो उस मुकाम तक अभी नहीं पहुंच पाया है, जो पहले वाला एस्पिरेंट है उसके मुकाबले थोड़ा सा डाउन। तीसरा वो है जो अब उठता है कि अरे यार एडमिट कार्ड आने वाला है, अब मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। ये 3 टाइप के एस्पिरेंट्स। इनमें से जो पहले 2 टाइप के हैं जो बिल्कुल मेहनत कर रहा है, और एक दूसरा जो भाई मेहनत कर रहा है लेकिन उतनी नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कुछ कंस्ट्रेंट थे उसके, उन दोनों के लिए ये जो स्ट्रेटेजी वीडियोस है, प्लानिंग वीडियोस है, जो ये लास्ट मिनट टिप्स होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए यूजफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यार काफी कुछ पढ़ लिया, उनके दिमाग में बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ है, और जैसे ही लास्ट मंथ आता है थोड़ी टेंशन होने लगती है एग्जाम की, वो सोचता है कि मैं कैसे इन सब चीजों को रिटेन करूं, जबकि सारा कंटेंट जो उसने पिछले 2-3 महीने में पढ़ा है वो रिटेन कर पाना, ब्रश अप करना, रिवाइज करना, सारा का सारा उसी जो उसके साथ पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ये वीडियोस बनाई जाती है कि भाई एटलीस्ट अगर आप ये सारी चीजें भी कर लोगे तो भी वो सफिशिएंट है। हाँ, मिसकंसेप्शन कहाँ बनता है, जो आदमी आज उठा है वो सोचता है कि भाई नहीं मैं तो कर सकता हूँ, उसको लगता है कि ये वीडियो देखी, अरे भाई यही टॉपिक है, यहीं से सब कुछ आएगा। हो सकता है आ जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, बट एज ए टीचर आई विल नॉट गारंटी यू, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सिर्फ इन्हीं चीजों पे फोकस करें। मतलब कि ऐसा चल रहा है मार्केट में, लोग एकदम एंड में आके कोर्सेज स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि हमारे ये 4 टॉपिक पढ़ लो आ जाएगा, ये सारी चीजें होती है। तो प्लीज मैं ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा एज ए टीचर्स की, बिकॉज वी आर इन दी सेम कम्युनिटी, कि हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई एस्पिरेंट्स को एक सच बताया जाए, उसको गुमराह ना किया जाए, क्योंकि एट द एंड होगा क्या, यही लोग आज से 10 साल बाद देश के लिए कुछ करना चाह रहे होंगे। अगर हमने इनको मेहनत करने की आदत नहीं डाली, इनके अंदर वो वाली चीज नहीं डाली, तो फिर लॉन्ग रन में ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी एज ए देश के लिए, है ना। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है, देखो अभी संदीप भाई ने बात करी 3 लोगों के बारे में जिनकी फुल प्रिपरेशन है, जो मेहनत कर रहे हैं, और तीसरा जिन्होंने स्टार्ट करने का भी नहीं सोचा है। देखो भाई, जो थर्ड कैटेगरी है उससे अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, आपको मैं बस ये बोलूंगा कि देखो फॉर्म भर दिया है, फीस पे कर दिया, एग्जाम देने जाना है, आई वॉन्ट यू कि जो भी तुम्हें कंटेंट मिले इस टाइम पे उसको पढ़ो और अपना बेस्ट दे के आओ। नाउ जस्ट इमेजिन अगर तुम अभी 0 पे होगे और तुमने अगर 30 भी स्कोर कर दिया तो नेक्स्ट तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, नो डाउट, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तुम्हारी स्टार्टिंग कहां से होगी, 30 से होगी। बट तुम अगर अभी हार मान गए तो तुम्हें अगले एग्जाम के लिए फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि भैया लास्ट मोमेंट पे जितनी मेहनत कर सको, क्वालिफाई हो ना हो, देखो यार सीधी सी बात है, बिना स्टेक के अगर जाओगे डेफिनेटली आप बहुत से परफॉर्म करके आओगे। सो अभी होना है नहीं होना है इन सबको छोड़ के अपना बेस्ट दे के आना। एंड यस,
सीडीएस मॉक का बता देता हूं मैं तुम लोगों को। सीडीएस मॉक जो है वो आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे मिलेगी। वहां पे 2 कोर्सेस है मॉक टेस्ट के, एक ओटीए के लिए, एक आईएमए के लिए। दोनों में ही मैंने एक एक पेपर, फुल पेपर, एक जीके का, एक मैथ्स का, एक इंग्लिश का फ्री कर रखा है। उसके आंसर्स भी हैं, जाओ और अपने स्कोर को एक बार देखना। इंपॉर्टेंस क्या होती है मॉक की आपको पता चली गई होगी। बाकी वीडियो को एंजॉय करो, देखते हैं। संदीप भाई बहुत अच्छा लगा आपने जो लाइन बोली ना लास्ट में कि भाई मैं गारंटी नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, व्यूअर्स को ये बताता हूँ कि अभी रैंक 1 से हम बात कर रहे हैं सीडीएस एग्जाम के लिए, और इनको ऐसा लगता है कि भैया हम श्योरिटी नहीं दे पाएंगे तुम्हें कि सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले, राइट? यही आपका कहना था। मैं भी मानता हूं कि कुछ टॉपिक है जहां से हम ये बोल सकते हैं कि भैया यहां से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएगा, जो यूपीएससी पूछ रहा होता है। लेकिन जो ये गारंटी वाला सीन है कि भाई गारंटेड आपको हम जीके में इतने मार्क्स दिलाएंगे, आप समझ गए होंगे, है ना? तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी में इस चीज को प्रेडिक्ट करना कि भैया आप हमसे पढ़ लो और आपके इतने मार्क्स जीके में 30 मार्क्स 40 मार्क्स गारंटेड है, आपको कैसा लगता है इस बात पे? यार मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। जब मेरे पास भी स्टूडेंट्स आए थे वो भी बोलते थे कि सर आपसे पढ़ लिया तो ऐसा हो जाएगा ना, हमारे 50 नंबर आ जाएंगे। सर क्या गारंटी है इस बात की कि हमारे 60 नंबर आ जाएंगे? मैं उनको यही बात बोलता था कि भाई साहब मैं गारंटी दे दूं ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। मैं पेपर सेट करने वाला आदमी थोड़ी हूं कि भाई मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये पढ़ लो, ये कर लो, ये काम हो जाएगा। नहीं, गारंटी तो आपको देनी चाहिए मुझे कि सर मेरे को 50+ मार्क्स लाने हैं, तो क्या आप इस चीज की गारंटी दे सकते हो कि भाई मेरे को जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए क्या आप वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दोगे? वो जब स्टूडेंट्स की तरफ से आता है ना तो वो एक लेजिटिमेट चीज है। बट अगर कोई आदमी आपको गारंटी दे रहा है तो आई थिंक कि उसको यूपीएससी के एग्जाम की अहमियत नहीं पता। आई मीन उसे यूपीएससी की फुल फॉर्म नहीं पता। उसे बस ये पता है यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरी फुल फॉर्म जो मैंने भी कभी सुनी थी यूपीएससी की वो है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, है ना? तो ये कह देना कि भाई साहब नहीं यहीं से सारे सवाल आ जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत बात है। बहका देना है ये एक तरह से एस्पिरेंट को, है ना? यस, कुछ है ऐसी एरियाज हैं जैसे साइंस है, क्योंकि वो चीज लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ी, तो वहां से थोड़ा बहुत पैटर्न हमें समझ में आता है कि इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो वो उसमें भी क्वेश्चंस को कह देना कि नहीं यही क्वेश्चन आएगा, इसी टॉपिक में से आएगा, वो भी बहुत गलत बात होती है। बट यस, हल्का फुल्का हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इस लेवल तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इतनी नॉलेज हो जाएगी तो हम ये पेपर क्लियर कर लेंगे। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं। आई मीन मेरा एक दोस्त है, उसने सिविल सर्विसेज क्रैक किया है, वो भी बोलता है कि भाई जब हम भी एग्जाम देते हैं ना प्रीलिम्स का, उसमें भी श्योरली तो हम भी 30 से 40 क्वेश्चन ही श्योरली टिक करते हैं, बाकी सब में हमें हमारी एनालिटिकल पावर लगानी पड़ती है। जो नॉलेज हमने गेन करी है ना, जो हार्ड वर्क के थ्रू, वो काम आती है। तो गारंटी तो कोई ले ही नहीं सकता। अगर कोई गारंटी दे रहा है इसका मतलब वो साफ साफ सफेद झूठ बोल रहा है। जीएस में स्पेशली, इंग्लिश मैथ की थोड़ी अलग कहानी है, जीएस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे एक पॉइंट आपने साइंस वाला जब पोर्शन उठाया बताता हूँ कि कभी कभी ना हो सकता है कि व्यूअर्स को भी उनको दोस्त मिलेंगे जो ये बोल दें कि भैया मैंने तो जीके वाला पार्ट पढ़ा नहीं था। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर उसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका साइंस का पोर्शन बहुत स्ट्रांग रहा हो। साइंस के क्वेश्चन काफी आते हैं। अगर बात जब जीके की कट ऑफ क्लियर करने की है तो साइंस का पोर्शन उसका हद से ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसने क्वेश्चन ही नहीं छोड़े होंगे एक भी, तो क्लियर तो वो भी कर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि भैया वो स्मार्ट स्टडी है, वो उस बंदे का हार्डवर्क है जो उसने साइंस में लगाया हुआ है, राइट? मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं इकोनॉमिक्स छोड़ के गया था, लेकिन सिंस वो आईआईटी वाला बैकग्राउंड है तो साइंस मेरी ऐसी थी कि ठीक है भाई दे दो, कहाँ से सवाल दोगे मैं कर दूंगा, है ना? तो वो चीज हो जाती है। ये बिल्कुल सही कहा है आपने। सेम स्टोरी मेरी भी थी। बिल्कुल, मतलब स्मार्ट स्टडी ना समझा जाए इसमें। हाँ, ये स्मार्ट स्टडी नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस का पोर्शन इतना स्ट्रांग होता है। कहने का भाई देखो मतलब ना आपको फायदा बस ये मिल जाएगा इस चीज से, हम दोनों की बात या फिर इस इंटरव्यू से, इंटरव्यू क्या आप इसको इंटरेक्शन कह लो सर के साथ। यहाँ पे प्रॉपर से आपको ये सीखना है कि जिस चीज को आप स्मार्ट स्टडी लेके चलते हो। देखो मैं अगर अपनी बात बताऊं, जब मेरा सीडीएस क्लियर था ना, मैंने इको पढ़ी थी भाई की तरह, इको नहीं पढ़ता, मन नहीं था मेरा बिल्कुल भी, और जियो तो बाउंस करती थी, हिस्ट्री पॉलिटी में इंटरेस्ट था और साइंस अच्छी थी। तो भाई ये पोर्शन स्ट्रांग थे,
अब 120 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से अपने क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा और बात कट ऑफ क्लियर करने के, लेकिन आप क्या करते हो ना, मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स में, आप बिलीव करने लगते हो कि भैया साइंस में भी यही करता हूं, मतलब हर चीज को छोटा छोटा करके टच करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई देखो ऐसा नहीं होगा। अगर इस बात को समझो संदीप भाई, पता है मैं देखता हूँ ओवरऑल आपको पता है कि आजकल आईएमआई कट ऑफ कितनी जाने लगी है, ओटीए की भी इस बार 97 मार्क्स है जो आपके वाला है, और आई गेस 137 आपके आईएमआई गई हुई है, ये आपका 44% हो जाता है, मतलब 139, हाँ 139 सॉरी 139 गई है, आपका लगभग 43 के आसपास पहुंचता है। अब इस चीज को समझना पड़ेगा एस्पिरेंट को भी यहाँ पे कि जो प्रिपरेशन है, अगर अराउंड 50% के पास कट ऑफ जा रही है, तो एक आपने जो 2-4 हजार का कुछ खरीद लिया, वहां से अगर 4-5 क्वेश्चन आ गए तो उससे पेपर क्लियर नहीं होगा। आपको ओवरऑल देखना है सारा का सारा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अच्छा संदीप भाई, अगला क्वेश्चन आपसे ये है, आपने अभी बताया यूपीएससी का फुल फॉर्म, आई गेस सबको बहुत पसंद आया होगा, ये बताएं कमेंट सेक्शन में, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। अच्छा ठीक है, एक बात और आती है, ये लास्ट का मंथ चल रहा है और प्रेशर बहुत बना होता है सबके ऊपर। ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ये ना रिटन एग्जाम को लेके ही थोड़ा रिजेक्ट फील करते हैं बच्चे, हमेशा रिजेक्ट फील करते हैं कि सर एग्जाम ही नहीं हो रहा 2-3 बार में। और मैं उससे बात कर रहा हूँ जिन्होंने एग्जाम पहले फेलियर देके एग्जाम अपियर किया, रैंक 1 है, एंड देन मेडिकल रिजेक्शन फेस करना पड़ा, तो कैसे हैंडल किया मतलब ये प्रेशर, और इनको भी बताओ कि भैया ये भी करे। ये तो वैसे देखी जाए तो नेचुरल सी बात होती है, ये मोटिवेशन वाली बात, किसी की बात सुन के ऐसे करके कम चांस है कि हम ये चीज किसी के अंदर ये बात बैठा पाए कि नहीं फेलियर कुछ नहीं होता, जस्ट ठीक है सीखना होता है फेलियर। हाँ कि मैंने कैसे देखा यार, मैं तो ठीक है काफी पहले से ही फेलियर देखता है, मेरा जेई में भी आईआईटी में भी नहीं हुआ था, पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में हुआ, तो उस वक्त भी काफी सैडनेस फील होती है। आईआईटी में जाने के बाद भी मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया मेरी सीजीपीए काफी लो थी, तो उस वक्त भी थोड़ा काफी ये था। इवन अब भी ऐसा हुआ कि सीडीएस नहीं निकल रहा था मेरा, वो तैयारी नहीं की थी, मैं भी उन्हीं चक्करों में पड़ा हुआ था, बस ठीक है 10 दिन पहले कुछ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, अच्छा ये यूट्यूब पे वीडियो आ गई किसी की, ये देख ली, ये फलाना देख लिया, ढक्का देख लिया, मुझे लगता था कि यही सब करके निकल जाता है। जैसे अभी भी काफी एस्पिरेंट्स को लगता है कि हाँ ठीक है 10 दिन पहले उठेंगे, बस ये जो लास्ट की क्लासेज है ये देख के काम हो जाएगा, उनसे इंप्रूवमेंट हो जाती है 5-6 नंबर की, 10 नंबर की, बट उससे पेपर नहीं निकलता है, वो नहीं निकल रहा था मेरा। फिर पेपर निकला भी, और निकला भी तो बहुत अच्छे तरीके से निकला, फिर भी ये नहीं हुआ। ये सब चीजें क्यों, काफी लोग पूछते हैं मेरे से भी कि यार आप स्माइल करते रहते हो, आप रिजेक्ट हो गए, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने बचपन में बातें पढ़ी थी ना, हम उनको इग्नोर कर देते थे, मैंने वो बातें इग्नोर नहीं की। सीधी सिंपल बात है यार, काफी सब लोगों ने सुना है कि मुसीबतों का डट के सामना करना चाहिए, हरिवंश राय बच्चन जी की पोइम भी है कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, जो कितनी अच्छी पोइम है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक वो है इंटरव्यू है जिसमें वो बताते हैं कि जो उनका पहला प्रोजेक्ट था ना वो फेल हो गया था, और उसके बाद उस आदमी ने देखो कहाँ लॉस हुआ था इस प्रोजेक्ट में बहुत, हाँ कि वो फेलियर। अब देखा जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी है, फेलियर देखो क्या चीज है उस आदमी के लिए कि एक एमपी नहीं खरीदा उसने, सरकार गिरा दी, है ना। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने देखो कितनी स्ट्रगल की। जब हम ये सब चीजें गौर से समझते हैं तब हमें समझ में आती है कि यार मैं एक एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाया, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, इस बात को लेके मैं रोने लग जाऊं, धोने लग जाऊं, सैड हो जाऊं, तो हम फिर उन लोगों को लेट डाउन कर रहे हैं, है ना। अब सोचो यार कि वो आदमी क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि यार हमने ये भारत सोचा था जिसमें एक ऐसा एस्पिरेंट जो फौजी बनना चाहता है, एक योद्धा बनना चाहता है, वॉरियर बनना चाहता है, उससे एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और वो उस बात को लेके वो हो गया, है ना, दुखी हो गया। तो ये उन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए, अपने देश के लिए प्लीज ऐसा मत करो, है ना। मेहनत हार्डवर्क भी हमें करना है, वहीं से मोटिवेशन लेकर रिजेक्ट हो जाते हैं कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ है, तो वो कर सकते हैं। आई थिंक कि जब भी ऐसी चीजें हों तो हमें ऐसे लोगों के बारे में सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तो फिर वो सारी चीजें धीरे धीरे वो आउट हो जाती है। जैसे मेरा जब मेडिकल रिजेक्शन हुआ ना, मैं उसके तुरंत बाद बैठ के वहीं पे हॉस्पिटल में वो वाली पोइम सुन रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी की, है ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा।
अब वो आदमी ने देखो यार कितनी ब्यूटीफुल बात कही है, उसने समझा है लाइफ को, वो सारी बातें हैं। फिर मैंने वो सारी वीडियो सब, उनका पूरा इतिहास मेरे दिमाग में आ गया। तो फिर ठीक है, दुख तो होता है ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि भाई हम पत्थर के बन जाए, नहीं, दुख होगा, बट उसको फिर एक मोटिवेशन की तरह लेके आगे बढ़े ना, तो फिर हम उन लोगों के सपनों को जी रहे हैं। अदरवाइज हम उन सब लोगों को ये समझ लो कि शर्मसार कर रहे हैं, अगर मैं ऐसा। बिल्कुल। अच्छा संदीप भाई, आप सीडीएस के लिए मतलब कब से तैयारी कर रहे थे? मैंने यार काफी वैसी बात है, मैं जॉब कर रहा था, मैंने जनवरी 2020 में जॉब छोड़ दी थी, 2020 में जॉब छोड़ दी थी तैयारी करने के लिए। मेरा एम था नवंबर वाला है। मैंने आके कोचिंग ज्वाइन की, 1 महीने कोचिंग की, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। 1 महीने भी नहीं, 10-15 दिन की कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने ऑफलाइन में, वो लॉकडाउन लग गया यार। और फिर उस वक्त चीज़ें बिल्कुल अनसर्टेन हो गई, तो इतनी कुछ खास तैयारी नहीं की थी मैंने। फिर मेरे को जून में जाके होश आया, 1-2 महीने ढंग से घर पे रह लिए, मजे कर लिए ना, तो फिर हाँ जून जुलाई से मैं अच्छे से लग गया था। तो 3-4 महीनों की मेहनत है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4-5 महीने लगा था। ये तो संदीप भाई आपके ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 4 महीने, उसके पीछे की आप देखो जो पूरा बैकग्राउंड है, उससे जो नॉलेज है, जो एनालिसिस है, वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है ना, तो तब ये सब चीजें। बिल्कुल, मतलब कि ये तो आपके वो अटेम्प्ट था भैया जिसमें रैंक 1 आ गया। जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आप भी फेलियर देख रहे थे, मतलब कभी ना कभी तो आप डिफेंस में टकराई हो गए यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि 2.5 साल से मैं चला रहा हूँ। हाँ। तो आपका मतलब आपकी क्या सोच थी, आपका ओवरऑल मेरी इच्छा है कि मतलब आपका क्या फीडबैक है जो भाई रैंक 1 है, उससे एक बार जानूं। देखो मैं आपको सच बता देता हूँ, है ना, बिल्कुल भी लाग लपेट झूठ वाली बात नहीं है। मेरी एक दोस्त है, हम जब सब साथ में तैयारी कर रहे थे, सब एक ग्रुप बना था, तो देखते थे वीडियो, करंट अफेयर की वीडियो देख ली, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है वो सब देखते रहते थे, ठीक है, नोट्स बना लिए। वो इतना कुछ ध्यान नहीं गया उस वक्त। काफी सारे चैनल होते हैं भाई, सबकी देख ली वीडियो, है ना। तो उसने, मेरे दोस्त ने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। वो टेस्ट उन्होंने मेरे पास भी भेजे कि यार ये टेस्ट दे, ये तो काफी अच्छे टेस्ट है। मैंने वो टेस्ट दिए, उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा था कि हाँ, कि इधर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेस्ट वगैरह देख के तो वहाँ से मेरे को ज़्यादा मैं एसोसिएट हुआ था डिफेंस पहनने के साथ। अदरवाइज तो जो होता है ना कि तो बिल्कुल होती है ये खुद की वो। हाँ मैं समझ गया। अभी जब टेस्ट की बात आ गई तो अब ये भी जान लेते हैं कि भैया देखो, मैंने सीजीएल भी दिया हुआ है, वो भी क्लियर किया है। मेरा ये मानना है कि जब हम एसएससी के एग्जाम्स में या फिर जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, मॉक टेस्ट, तो मेरा बस एक फोकस होता है कि स्पीड बढ़ानी है। सीडीएस में कितना रोल है मॉक टेस्ट देने का? अगर मॉक टेस्ट बच्चे देने चाहें, क्या रोल है वो, उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीडीएस में मॉक टेस्ट की? देखो, अगर हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हमें वहाँ की टेरेन और वहाँ का वेदर, उन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें नहीं अंदाजा है, तो पक्का हम पिट के आएंगे। ये बात आप भी समझते हैं। तो अच्छा तो यही है ना कि भाई हम पहले ट्रेन हो जाएं उस चीज़ के लिए। मैक्सिमम लोग जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो बिल्कुल उस पे होते हैं, पॉइंट पे होते हैं कि हम क्वालिफाई करने वाले हैं, वो इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया। यार आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, आप कहते हो मैं सीधा जाके लड़ाई लड़ लूंगा, नहीं होगा, चक्कर ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। हो सकता है कि आपका हो जाए क्लियर, मैं ये नहीं कह रहा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट आपने फिर अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो क्यों आप टेस्ट देने बैठे? आपको ये समझ में आनी चाहिए बात कि भाई साहब मेरी स्पीड इतनी है। जैसे कि मैथ का बात करते हैं मैम, तो मैथ में हमें समझ में आना चाहिए कि भाई पहले 1 घंटे में इतने सवाल अटेम्प्ट होने चाहिए, और इस वाले पोर्शन से इस टाइप के सवाल आते हैं जिनमें कम टाइम लगता है, या फिर जो मेरा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है ना, उससे ये बात समझ में आती है। तो हमारा एक टारगेट बन जाता है, 1 घंटा हो गया, हाँ इतने सवाल हो गए, नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये सारे एक्सपेरिमेंट अगर आप पेपर में जाके करोगे तो कॉमन सेंस की बात है, धराशायी, बिल्कुल एकदम चारों खाने चित हो जाओगे आप, पता भी नहीं लगेगा, पूरे के पूरे 2 घंटे निकल जाएंगे। ऐसा होता है पेपर में, लगातार 10 सवाल उस पोर्शन से आ जाते हैं जो हमारा वीक है। ऐसा क्वाइट पॉसिबल है,
अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दे रखे, आप तो रोने लगोगे पेपर देख के कि मेरे से तो एक भी सवाल नहीं हो रखा। अगर आपने मॉक टेस्ट दे रखे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब 120 सवाल हैं पेपर में, 10 नहीं हुए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी ऐसा हुआ था। तो जो सारी चीजें मेन पेपर में गलत हो सकती हैं, जो गलत जा सकती हैं, जो सारी ट्रेजेडीज हो सकती है, वो मॉक टेस्ट में हो चुकी होंगी। तो हम बिल्कुल एकदम ट्रेंड होके जाएंगे। बिल्कुल वही है, असली युद्ध में लड़ने से पहले अभ्यास तो जरूरी है ही भाई। एकेडमी वही तो करती है, ओटीआई में क्या चल रहा है, यही चलता है। ट्रेनिंग तो होनी जरूरी है, सीधा ही तो आपको लड़ने के लिए थोड़ी भेजेंगे। और इवन ट्रेनिंग के तुरंत बाद भी, मेरे दोस्त हैं काफी, मैं उनसे बात करता हूँ, बोला भाई ट्रेनिंग के तुरंत बाद भी जब हम यूनिट में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े महारथी बन गए, नहीं, वहां पे हमें फिर से रगड़ा जाता है, क्योंकि रियलिटी में काफी डिफरेंस है। जो एस्पिरेंट सोचता है ना कि नहीं मैंने सिलेबस पूरा कर लिया, मैं तो टिक करके आ जाऊंगा, नहीं होगा भाई। एक बार मॉक टेस्ट देके तो देखो। मॉक टेस्ट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है यार नंबर नहीं आए तो। अच्छा, ये डर आप मेन पेपर में करके देखो ना। आप ये सोचो मेन पेपर देने जा रहे हो, सीधा वहां नंबर नहीं आए तो इससे अच्छा तो यही है ना कि आप पहले ही पेपर दे के देख लो कि भाई कहाँ पे हूं मैं, कहाँ मेहनत की जरूरत है। ये है कॉमन सेंस की बात। अब वो जो लोग हैं ना जो स्मार्ट स्टडीज फलाना ढिमका में पढ़े रहते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है ना, वो ये बात नहीं समझ पाते हैं अच्छे से कि मॉक टेस्ट की भी बहुत ज्यादा अहमियत है। जो लास्ट के 10-15 दिन में मॉक टेस्ट देने की जरूरत है ना, वो उस वक्त स्मार्ट स्टडी करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज है मेरे अकॉर्डिंग। मैं तो खुश हो गया, आपने मतलब अभी वीडियो सब देख रहे हो गए, आपने टेस्ट सीरीज की तारीफ कर दी मेरे। चलिए ठीक है संदीप भाई, ये बहुत सारी बातें हुई। होपफुली जितने भी एस्पिरेंट हैं, अभी हम क्या ही बोले इनको, यंग क्या बोले, हम सब सेम एज ग्रुप के हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है, उन एग्जाम्स को क्लियर कर रखा है, तो अभी मेंटर और गाइड कर पा रहे हैं। बस ये कोशिश होती है मेरी अक्सर। आपने कहा आप मैथ्स का पार्ट देखते हो, इवन मुझे भी मैथ्स के लिए जानते हैं सब, मैथ्स के लिए आपने अगर देखा हो कभी भी, मतलब मैथ्स के लिए समझते हैं सारे बच्चे, बहुत प्यार देते हैं कि मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि यहाँ पे ना मुझे प्रोफेसर बन के आपको पढ़ाना है, हमारा एक्सपीरियंस है। अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ हेल्प मिल पाती है तो वो सबसे अच्छी बात है। और यही शायद फौज कह लो, एसएसबी कह लो, यही सिखाया भी है भाई कि जितना हेल्प कर पाओ, जितना शेयर कर पाओ, और तो यही जिंदगी है। आपसे बात करके संदीप भाई बहुत अच्छा लगा। होपफुली जल्दी आपसे मैं फिर से मिलूंगा। एक लास्ट मैसेज आप अगर कुछ देना चाहो, जो भी डिफेंस मीडिया फैमिली है यूट्यूब पे हर जगह, वो आपसे अगर कुछ सुनना चाहे आप उनको प्लीज बताओ अपने साइड से, जो सीडीएस के लिए, आफ्टर के लिए, जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अगर आप कुछ अपने साइड से कहना चाहो। यार ऐसे क्वेश्चंस ना काफी ट्रिकी होते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लास्ट मैसेज क्या दिया जाए। पहली बात तो ये लास्ट मैसेज थोड़ी है यार, मिलते रहेंगे, हम भी यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ है, सब है, सुनते रहेंगे। लास्ट मैसेज ऐसा कुछ बात नहीं है, बट स्टिल वही है कि यार जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यार एक एग्जाम को लेके लाइफ डिफाइन नहीं होती है, काफी कुछ है। मतलब आप समझ रहे हो कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जो सब चीजें देखी लाइफ में, जो कुछ हुआ, तो पता नहीं, लोग बोलते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, बट उस पे ना छोड़ के अगर हम हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत कर रहे हैं, आदत है हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी फेलियर, कोई भी कितने से बड़ा भी बड़ा फेलियर आ जाए तो हम उससे विचलित नहीं होंगे, समझ रहे हो, डिरेल नहीं होंगे उससे। तो आई विल से कि वो एक एटीट्यूड होता है ना कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना मान के एक चैलेंज माना जाए, और बस अप्रोच ये होनी चाहिए कि बस इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए है? अगर हम उस तरह का एटीट्यूड रखते हैं तो आई थिंक कि भाई सब चीज़ें लाइफ में बिल्कुल आसान लगने लगती। अगेन थैंक यू सो मच भाई। मिलेंगे बिल्कुल, आपने सही कहा कि लास्ट मैसेज तो क्या ही होगा, जल्दी मिलेंगे आपसे। एंड चलिए ठीक है, जय हिंद भाई। जय हिंद। सो आई नो आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब देखो यार, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, मैंने बताया था कि वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ है, तो पहली चीज तो दबा के शेयर कर देना जहां भी कर सकते हो। तुम्हारी वजह से किसी एक का भला हो जाए, बहुत जरूरी है। एंड यस, करा दो यार, मतलब 100 के होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, करा दो। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं, कब कराओगे? 100 के होने वाले हैं। मेक श्योर भैया, खुद से, खुद के दोस्त से, घर वालों से, जैसे भी करवाना है सब्सक्राइब करवा दो। 100 के चाहिए, प्रॉमिस रहा, केक मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा। चलो मिलते हैं जल्दी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।